हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों, इसके पहले वाला जो चैप्टर था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें हम लोगों ने बात किया था डीएनए के बारे में कि डीएनए जो होता है, डीएनए में ही किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में बनने वाले सारे ही तरह के प्रोटीन के इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इस डीएनए में ही स्टोर होते हैं और डीएनए को ही कंसीडर्ड करते हैं एज ए जेनेटिक मटेरियल। और डीएनए की वजह से ही डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। मतलब कि जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में किस वजह से जाते हैं, उसका रीज़न है डीएनए। बट स्टूडेंट्स, इन सम ऑर्गेनिजम्स जैसे कि इन सम वायरसेस टीएमवी, जैसे टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस के केस में बच्चों क्या होता है कि इनमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए नहीं होता है, बल्कि इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। मतलब कि बच्चों, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए, एक्सेप्ट सम वायरसेस जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। बच्चों, डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। बच्चों, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा न्यूक्लिक एसिड वर्ड आ रहा है। सो बच्चों, डीएनए और आरएनए दोनों ही क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड है। और न्यूक्लिक एसिड के बारे में बच्चों आप लोगों ने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड एक लार्ज बायोमॉलिक्यूल है जो कि किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। बच्चों देखिए, जिस तरीके से कोई भी नेकलेस जो होता है वो मोतियों से मिलकर के बना होता है, ठीक उसी तरीके से डीएनए और आरएनए भी बच्चों मोतियों की माला की तरह, मोतियों की नेकलेस की तरह न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। दिस इज न्यूक्लियोटाइड, दिस इज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है जो कि आपस में एक दूसरे से फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं। तो बच्चों, हम लोग कह सकते हैं कि डीएनए और आरएनए क्या है, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन है। यानी कि डीएनए आरएनए को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन। और बच्चों, अब हम लोग डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि डीएनए और आरएनए किससे मिलकर के बना है, न्यूक्लियोटाइड्स का। सो यहाँ पे अब हम लोग इस न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ बच्चों, डीएनए एंड आरएनए में स्ट्रक्चर में जहाँ जहाँ पे डिफरेंस होगा उन सभी पॉइंट को मैं हाईलाइट करते हुए चलूँगी। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोटाइड्स हैज़ 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज नाइट्रोजनस बेस, जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसके पहले के चैप्टर में डिस्कस किया है जब मैंने डीएनए बताया था। नेक्स्ट इज पेंटोज शुगर एंड थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप। और अब हम लोग इन तीनों ही कंपोनेंट्स के बारे में वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट इज नाइट्रोजनस बेस। देखिए बच्चों, जैसे इसके नेम से भी आपको पता चल रहा होगा कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और साथ में ये जो है ये केमिकल प्रॉपर्टी रखते हैं बेस का। मतलब कि ये क्या करते हैं, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। बच्चों, टोटल नाइट्रोजनस बेस जो है वो टोटल 5 होते हैं। फर्स्ट है एडेनिन, जिसको कि ए से डिनोट करते हैं। सेकेंड इज गुआनिन, जिसको कि जी से दिखाते हैं। थर्ड इज साइटोसिन, जिसे सी से दिखाते हैं। फोर्थ इज थाइमिन, जिसको कि टी से दिखाते हैं। एंड फिफ्थ इज यूरेसिल, जिसको कि यू से दिखाते हैं। बच्चों, जब आप एडेनिन और गुआनिन के स्ट्रक्चर को देखोगे ना तो इसमें आपको 2 कार्बन नाइट्रोजन के रिंग दिखेंगे। सो इन बेसिस को हम लोग प्यूरीन्स कहते हैं, प्यूरीन बेसिस कहते हैं। जबकि साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल, इनका जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इनमें 1 कार्बन नाइट्रोजन का रिंग प्रेजेंट होता है। सो इन्हें हम लोग पायरिमिडीन बेसिस कहते हैं। इसके अलावा बच्चों, जो ये थाइमिन एंड यूरेसिल है, इनका जब आप स्ट्रक्चर आपस में कंपेयर करके देखोगे तो दोनों एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर होता है एक्सेप्ट वन प्लेस
कि जो थाइमीन होता है उसके कार्बन नंबर 5 पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड यूरेसिल में कार्बन नंबर 5 पे मिथाइल ग्रुप एब्सेंट होता है। स्टूडेंट्स, इन डीएनए इन पांचों में से 4 बेस प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। जबकि जब आप आरएनए को देखेंगे तो आरएनए में एडेनिन प्रेजेंट होता है, ग्वानिन प्रेजेंट होता है, साइटोसिन भी प्रेजेंट होता है, बट इन आरएनए इन प्लेस ऑफ थाइमिन यूरेसिल इज प्रेजेंट। और मैं बच्चों आपको बता दूं कि थाइमिन और यूरेसिल में से जो थाइमिन है वो इस यूरेसिल से ज़्यादा स्टेबल है और इसमें बहुत कम चांस है म्यूटेशन होने का एज कंपेयर टू यूरेसिल। This is the reason that DNA is more stable as compared to RNA. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट जो कि नाइट्रोजनस बेस है इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड कंपोनेंट जो कि है पेंटोज शुगर। स्टूडेंट्स, पेंटोज शुगर जैसे कि नेम से क्लियर हो रहा होगा, पेंटोज मतलब 5, मतलब कि बच्चों ये एक 5 कार्बन का शुगर होता है। देखिए इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो बच्चों डीएनए और आरएनए में जो पेंटोज शुगर प्रेजेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आरएनए के केस में क्या होता है कि इसमें जो पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है उसके सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे OH, एक एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि इन डीएनए सेकेंड नंबर कार्बन पे ये OH ग्रुप जो है वो एब्सेंट होता है। सो इसे हम लोग कहते हैं डीऑक्सीराइबोज, जबकि आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पेंटोज शुगर भी डिस्कस कर लिया है। तो बच्चों अब ध्यान से सुनो, देखिए जो ये पेंटोज शुगर होता है ये इस नाइट्रोजनस बेस के साथ सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जुड़ करके फॉर्म करेगा न्यूक्लियोसाइड। तो बच्चों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम अभी तक न्यूक्लियोटाइड कर रही थी, बीच में ये न्यूक्लियोसाइड कहाँ से आ गया। तो बच्चों देखिए न्यूक्लियोटाइड जो है ये 3 चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। इन तीनों के जुड़ने से क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। जबकि न्यूक्लियोसाइड जो है वो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के जुड़ने से बनता है। यानी कि कुल मिला के आप कह सकते हो कि इन दोनों के जुड़ने से पहले न्यूक्लियोसाइड बनेगा। अब इस न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा, बट मैं इसको और क्लैरिफाई कर देती हूँ। देखिए बच्चों, दिस इज पेंटोज शुगर, दिस इज पेंटोज शुगर, और ये क्या है बच्चों, ये मैंने बनाया है नाइट्रोजनस बेस। ये पेंटोज शुगर जो है वो इस नाइट्रोजनस बेस के साथ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ जुड़ करके फॉर्म करता है न्यूक्लियोसाइड। दिस इज न्यूक्लियोसाइड, दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियोसाइड। पर बच्चों ये कौन सा शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, जो कि कौन से नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा है, एडेनिन के साथ जुड़ करके फॉर्म किया है एक न्यूक्लियोसाइड, जिसको कि हम लोग कहेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन। अगर बच्चों यहाँ पे जी रख दो, यानी कि ग्वानिन अगर प्रेजेंट होगा तो ये फॉर्म करेगा कौन सा न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी ग्वानोसिन। अगर यहाँ पे साइटोसिन होगा तो क्या फॉर्म करेगा, डीऑक्सी साइटिडीन। और अगर यहाँ पे थाइमिन होगा तो फॉर्म करेगा ये डीऑक्सी थाइमिडीन। सेम इसी की तरह बच्चों यहाँ पे भी दिस इज राइबोज शुगर और यहाँ पे प्रेजेंट है एडेनिन नाइट्रोजनस बेस। सो ये फॉर्म करता है न्यूक्लियोसाइड जिसको कि हम लोग कहते हैं एडिनोसिन, क्योंकि एडेनिन प्रेजेंट है और शुगर कौन सा है, राइबोज। सो ये फॉर्म करता है न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन। उसी तरह अगर ये एक ही जगह यहाँ पे ग्वानिन रख दो, यानी कि जी रख दो, तो ये फॉर्म करेगा ग्वानोसिन। उसी तरह अगर यहाँ पे साइटोसिन रखूँ तो फॉर्म करेगा साइटिडीन। और अगर यहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट होगा तो इससे फॉर्म होगा यूरेडीन। सो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो ये पेंटोज शुगर है वो इस बेस के साथ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ करके बनाता है न्यूक्लियोसाइड। इसके बाद बच्चों इस न्यूक्लियोसाइड के इस जो
पेंटोस शुगर है, इसके जो 5th कार्बन है उस पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, वहाँ पे बच्चों अब ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा और अटैच होकर के फॉर्म करेगा न्यूक्लियोटाइड। ये फॉस्फेट ग्रुप जो है बच्चों फॉस्फोएस्टर लिंकेज के साथ जुड़ता है और फॉर्म करता है न्यूक्लियोटाइड। तो डिपेंडिंग अपॉन शुगर कि किस तरह का यहाँ पे पेंटोस शुगर प्रेजेंट है, उसी तरह का न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करेगा। जैसे कि यहाँ पे डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट है, सो यहाँ पे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होगा। जो अभी तक हम लोगों ने एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो किन किन कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। तो बच्चों याद करो, मैंने डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर जो है वो किससे कंपेयर करके बताया था? एक मोतियों के नेकलेस से कंपेयर करके बताया था। मतलब कि बच्चों हम लोगों ने अभी एक मोती को पढ़ा है, एक न्यूक्लियोटाइड को पढ़ा है, जबकि डीएनए और आरएनए क्या होता है? उस पूरे के पूरी मोती की माला होती है, यानी कि पूरे न्यूक्लियोटाइड की एक लॉन्ग चेन होती है। यानी कि डीएनए आरएनए क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन होती है। यानी कि बच्चों अब क्या होगा? अब सारे के सारे मोतियों को जोड़ना होगा, मतलब सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो है अब ऐड होंगे। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको 2 न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से ऐड होंगे उसको मैं बता दे रही हूँ। तो बच्चों दिस इज़ न्यूक्लियोटाइड एंड दिस इज ऑल्सो ए न्यूक्लियोटाइड। तो बच्चों 2 न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के साथ जुड़ेंगे। 3 और 5 जो है बच्चों वो ये इंडिकेट कर रहा है कि एक पेंटोस शुगर का 3rd कार्बन इन्वॉल्व है और दूसरे का 5th वाला कार्बन जो है इस लिंकेज में इन्वॉल्व है। तो बच्चों एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से जुड़ करके फॉर्म करता है डाई न्यूक्लियोटाइड। तो बच्चों यहाँ पे मैंने 2 न्यूक्लियोटाइड को बताया है। इसी तरीके से सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड एक के बाद एक जुड़ती जाएंगे और फॉर्म करेंगे एक लॉन्ग चेन, एक लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन। बच्चों इस लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के एक एंड पे बच्चों एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, और क्योंकि ये फ्री फॉस्फेट मोइटी जो है वो 5th कार्बन पे प्रेजेंट है इस पेंटोस शुगर के, सो इस एंड को हम लोग कहते हैं 5' एंड। जबकि इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के दूसरे एंड पे जो है वहाँ पे एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और क्योंकि ये पेंटोस शुगर के 3rd कार्बन पे प्रेजेंट होता है, सो इस एंड को हम लोग कहते हैं 3' एंड। इसके साथ साथ बच्चों जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसमें जो ये शुगर है एंड फॉस्फेट, यानी कि जो ये शुगर और फॉस्फेट है ये इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में बैकबोन फॉर्म करती है, जबकि जो ये बेस देख रहे हैं आप, ये इस बैकबोन से बाहर की तरफ पे निकले होते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग बच्चों कि इतने सारे बेस देख रहे हो आप इसके स्ट्रक्चर में, सो आपको लग रहा होगा कि जो डीएनए और आरएनए है यानी कि न्यूक्लिक एसिड है वो बेसिक इन नेचर होता है। बट आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि डीएनए और आरएनए जो है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्यों? इसका रीज़न क्या है? तो बच्चों इसका रीज़न है, भले ही इसमें इतने सारे बेसिस हैं बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। If this video lecture is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.